स्वदेशी जागरण मंच से उसमें एज ए वहाँ पे कुछ रिलेशंस थे, वहाँ पे गया तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बताया दैट इज कॉल्ड सिरामिक पुली लाइनिंग। सिरामिक पुली लाइनिंग करना है, मुझे अपना स्वरोजगार चालू करना है। आप उस समय तक जूझते रहे और जब वो प्रोडक्ट 4 साल के रिसर्च के बाद से डेवलप तो उस समय ये था कि मुझे कुछ ना कुछ तो रोजगार करना है अपना। तो उस समय स्वदेशी जागरण मंच का एक आयाम चला गृहिणी। उस गृहिणी से मैं जुड़ा और वो जो पेटेंट्स हैं टाटा स्टील के 424 पेटेंट होने के बाद से बहुत हुआ और 2004 के से लेकर 2009 में मैंने पेटेंट फाइल किया था। 2016 में वो पेटेंट अप्रूव हुआ और मैं आज के दिन में उस प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूँ। टाटा स्टील इसकी मार्केटिंग करती है जॉइंट ब्रांडिंग से। ये हिस्ट्री ऑफ टाटा स्टील में पहला बार है कि टाटा स्टील के प्रोडक्ट सभी लोग बेचते हैं, लेकिन ये पहला प्रोडक्ट है जो टाटा स्टील मेरे प्रोडक्ट को, एक एसएमई के प्रोडक्ट को टाटा स्टील मार्केटिंग करती है अंडर द ब्रांड ऑफ ज्योति रबर एंड टाटा स्टील। और इसी जीरो से स्टार्ट करके आज के दिन में मेरे पास करीब 125 एम्प्लॉई हैं जिनके बच्चों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेवारी मेरी कंपनी लेती है। पहले तक तो मतलब 2015 तक था कि वो क्लास 12 था। अभी पिछले 2 साल से जब से हमारा टाटा स्टील के साथ टाई-अप हो गया है तो हमारे एम्प्लॉई के कोई भी बच्चे अप टू ग्रेजुएशन, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, चाहे मेडिकल में जाए, चाहे वो लॉ में जाए, उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने ले लिया। ये इससे उनके सैलरी से कोई मतलब नहीं है। जमशेदपुर टेलको गाड़ियों का नगरी है, लेकिन यहाँ पे रोबोटिक्स का स्टार्टअप करना एक उन्होंने दोनों ने रोबोटिक्स का स्टार्टअप किया है और आज के दिन में फ्रंटलाइन मतलब इंडियन आर्मी के साथ बड़ा बेटा आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फ्रंटलाइन विजिट पे है इंडियन गवर्नमेंट का कुछ रोबोट को डेवलप करने के लिए। सो ये मेरी पूरी फैमिली की एक है स्थिति है। मेरे बच्चे क्यों बिजनेस में है? क्योंकि मैं शुरू से उनको बोलता था बेटा पढ़ाई कर ले, बिजनेस ही करना है, चाहे तुम पान का दुकान लगाना, नौकरी मत छोड़ना। उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये तो मेरी हुई कि मेरा स्वावलंबन कहाँ तक है। अब है कि झारखंड में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो झारखंड में जैसा कि मैं अभी सरायकेला में अपनी एक गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगा रहा हूँ। उस जगह पे सिर्फ गोबर से पेंट बनाने की यूनिट ही नहीं, वहाँ पे एक शैवाल होता है जिसको हम लोग ये कहते हैं एक सेल वाला विटामिन, जो ग्रीन शैवाल होता है ना, वो शैवाल, तो उसकी खेती हम लोग करेंगे। अजोला की खेती वहाँ कर सकते हैं आप। ये सब आप घर में भी कर सकते हैं, एक छोटे से टैंक से स्टार्ट करके वहाँ से आप कर सकते हैं। सो कृषि क्षेत्र में बहुत से आयाम हैं। जैसे हमारे सरायकेला में खरसाओं में हल्दी होता है, वो पहाड़ के नीचे में एक हल्दी होता है, वो हल्दी वर्ल्ड का बेस्ट टैम्परिक माना जाता है। यहाँ से वो हल्दी, सरायकेला से हल्दी कम से कम 56 देशों में एक्सपोर्ट होती है। सो नए आयाम हम बहुत से चालू कर सकते हैं। आप एक छोटे लेवल पे जैसे आप मछली पालन चालू कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी मछली पालन चालू करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे घर के जितने घर से आज के दिन में आपको मालूम होगा कि घर से आप आम का अचार बनाना चालू करें। एक छोटा सा फसाई का आप लाइसेंस ले लें, उसको ऑनलाइन पे आप डाल दें, ओके, और आप देखेंगे आपका वहाँ से डिमांड बढ़ना चालू हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ है कि बोलूं, हम जो सोच के रखे थे बोलने के लिए, हमारे पूर्ववक्ता मनोज सिन्हा जी ने सारा बात रख दिया। आप लोग के बीच में मैं अपने कुछ बात को
शेयर कर सकूं। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ा जरूरी ये नहीं है कि आपके पास कितना संसाधन है, ये भी जरूरी नहीं है कि कितना आपके पास में पैसा है या कितना आपका किसी भी तरह का आपके पास में रिसोर्सेस मौजूद है कि नहीं। हमें लगता है हमारा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक दो बात ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिटर्मिनेशंस, दूसरा है डेडिकेशंस। अगर आपके अंदर में एंटरप्रेन्योर बनने का डिटर्मिनेशंस है तो आपके पास में कोई भी रिसोर्स की कमी आपको कभी भी आपको बाधा नहीं पहुंची। कि हमने काम करना शुरू किया डिजाइन डेवलपमेंट ELT किडनी डायग्नोसिस डिवाइस के ऊपर में, कि अभी पैथोलॉजी में आपको सुनकर बहुत ताजुब होगा कि हमारे पास अभी कोई संसाधन नहीं है जो आपके किडनी का स्टेटस को एक्यूरेट बता सके, क्योंकि अभी तक किडनी को मेजर करने के लिए क्रिएटिनाइन के ऊपर में डिपेंड रहना पड़ता है कि कितना आपका क्रिएटिनाइन आया। डॉक्टर कह दिए कि 1.4 से नीचे है या 1.2 से नीचे है तो आप घर में चले गए कि स्वस्थ हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। अगर क्रिएटिनाइन 1.2 लेवल पर भी है तो भी आपका 40% किडनी खराब हो सकता है, 50% किडनी खराब हो सकता है। तो एक ऐसा मेजर हमने, चूँकि मैं एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी से हूँ जैसा मैंने बताया, हमने नैनो सेंसर करके एक मैंने डिवाइस तैयार कर लिया है। ऑलरेडी डिवाइस तैयार हो गया है और हम लोग अभी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लाइसेंसिंग के लिए देने वाले हैं, जिसमें एक्यूरेटली आपका किडनी का स्टेटस क्या है ये बता देगा कि किडनी का स्टेटस क्या है। इसी तरह से हम लोग जो मैं अकेले नहीं हूँ, हमारी टीम में हमारे साथ IITs भी हैं, इंडियन नेवीज भी है, CSIR भी है। सबके साथ जहाँ हमें सपोर्ट मिलता है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है, मैं उनके साथ मिलकर अपने रिसर्च डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा हूँ। ELD हार्ट डायग्नोसिस पर भी हमारा चल रहा है और फाइनल हमने किया है कि आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर में भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी फाइबर ऑप्टिक्स नैनो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके। आर्टिफिशियल जो किडनी होगा वो एक ऐसा किडनी बनेगा जो कि एक्सेस शुगर जो ब्लड में हो जाता है उसका भी इफेक्ट काफ़ी रिड्यूस कर देगा। जर्नी हमारी अभी कंटिन्यू है, जब तक ईश्वर चाहेंगे जर्नी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। नमस्कार। धन्यवाद मिश्रा जी, भगवान आपको दीर्घायु बनाए और आपका प्रयोग सफल। लर्निंग केवल कॉलेज में नहीं होता है, आप जिस समय जो आवश्यकता हो उसकी लर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई मनोज जी की कुछ और थी, सिन्हा जी की, और पेटेंट कहीं कुछ और लिया। तो इसका मतलब ये है जो दो चीजें मिश्रा जी ने बताया, डेडिकेशन, कमिटमेंट, और उसके पीछे कितना आपका जिल होता है। आपको लगता है कि नहीं, इसको किए बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता है, और कैसी उत्कट अभिलाषा हो। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी रखना चाहूंगा। विवेकानंद जब नरेंद्र थे तो जो भी कलकत्ता में सन्यासी आते थे उनसे यही पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है क्या? तो लोग बोलते थे नहीं, भगवान होता है, सब चला रहा है। बोला वो सब कुछ नहीं, सीधे बताइए देखा है क्या? तो भाई ना में उत्तर आता था। यही प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से कर दिया। परमहंस ने कहा हाँ देखा है। तो कैसे? जैसे तुम्हें देख रहा हूं, दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूं। नरेंद्र को लगा कि कुछ अलग है और वहां आना जाना शुरू कर दिए दक्षिणेश्वर। 6, 8, 10 महीने बीत गए। थोड़ा ध्यान साधना भी करते, लेकिन वो मनोवृत्ति तो गया नहीं था कीड़ा। एक दिन उन्होंने पूछा कि मैं ध्यानवान भी कर रहा हूं, पूजा भी कर रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा था मुझे कभी मां को दिखाइए, भगवान को। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन अगले दिन जब सब लोग जा रहे थे सुबह में, तो स्नान करने सारे लोग गए, नरेंद्र भी साथ में थे। परमहंस जी थोड़ा बलिष्ठ भी थे। उन्होंने पानी के अंदर नरेंद्र को दबा दिया, और दबाने के बाद ऐसा लगा, छटपटाहट होने लगा, प्राण निकल जाएगी। उसके बाद फिर बाहर निकाले, बात आई गई, वहां से निकल गए। फिर जब बैठे सुबह बैठकी में तो पूछे नरेंद्र कैसा लग रहा था उस समय?
उन्होंने कहा अभी पूछ रहे हैं गुरुजी कैसा लग रहा था, 2 मिनट और रख देते तो चले जाते ऊपर। बोले मां को पाने की कभी ऐसी उत्कट इच्छा हुई है क्या? तो जिस दिन आपका लेवल ये पहुंच जाता है उस दिन कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। असंभव की सीमा को पार करके आप संभव में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, प्रेरक हो सकते हैं, प्रेरणा के लिए हो सकते हैं। आमतौर पर समाज में एवरेज की संख्या ज्यादा होती है, और जब इतने बड़े आबादी को इतने बड़े अभियान को लेकर चले हैं जिसका लक्ष्य हमारा है कि हम देश को स्वावलंबी बनाएंगे, हम 2030 तक ही $10 ट्रिलियन का लक्ष्य रखे हुए हैं, जबकि जो भारत की आर्थिक रिसर्च की और बाकी संस्थाएं हैं वो 2037 मानती हैं अगर वर्तमान रूप में चल रहा है तो किसी वक्ता ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर सामान्य रूप से जो चीजें चल रही है तब तो 2037 है, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने कहा था कि इंटरपेरियर नहीं बन रहे हैं क्या, शायद अनदा जी ने कहा था आज 500 बन रहे हैं, अगले साल 700 बनेंगे, उसके अगले साल 1400 बनेंगे, इस आधार पर तो आकलन होता है। लेकिन क्या आज 700 है तो अगले साल 7000 बनेंगे क्या? ये काम सरकार नहीं कर सकती, ये काम समाज कर सकता है। उसके अगले साल 70,000 बनेंगे क्या? तो अगर ये हमने सुनिश्चित किया तो 2030 तक ही ये $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जब इतनी बढ़ेगी। हमारे पास फॉरेस्ट है, एग्रो है, मेडिसिनल है, परंपरागत उद्योग है, ट्रेडिशन है और डेली उपभोग के खाद्य पदार्थ है, साबुन है। यहां का एक लड़का PMEGP लोन लेके उसने साबुन बनाने का काम शुरू किया, मुझे अपने यूनिट में ले गया। हम पूछे सरदार जी से कि साबुन का कीमत क्या है, तो 150, 90 से कम का कोई साबुन नहीं था। हम बोले यार झारखंड में कौन खरीदेगा, हम ही एक बार नहाएंगे अगली बार नहीं नहाएंगे, इतना महंगा। बोला हम झारखंड के लिए बना ही नहीं करेंगे। उसने हनी दिखाया, वो 1800 रुपए तक हनी बेच रहा है, रॉ हनी लेता है फिर अलग अलग उसमें कर रहा है। हम पूछे तो बेच कहां रहे हो, तो बोला 50-60% यूरोप में, 15-20% बड़े शहरों में और कुछ लोकल भी यहां बिक जाता है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी अपना एक महत्व है, और ट्रेडिशनल चीजों का, परंपरागत चीजों का दुनिया में एक चलन चला है। ऑर्गेनिक का एक फिर से कॉन्शियसनेस आया है, और झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस ओर भी हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। सिक्किम दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना, दुनिया का, भारत का नहीं। तो हम कह देंगे कि वो छोटा सा स्टेट था, 2001 में पवन चामलिंग ने शुरू किया, 16 में जाके घोषित हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? एक जो तर्क देते हैं लोग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे तो देश का खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ जाएगा, उपज कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश ने भी 2002 में शुरू किया। पहले हर प्रखंड के एक गांव को लिया, 2 साल के बाद 2 गांव को लिया, उसके बाद 5 गांव को लिया। आज उनके कल्टीवेटेड एरिया का 27% ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो रहा है, और 2002 से अब तक का नेट पे उपलब्ध है। आप देख लीजिए कि उनका प्रोडक्शन घटा है या बढ़ा है। तो हमें जैविक की ओर भी विचार करना होगा। उसके लिए क्या क्या प्रयोग सिक्किम ने किया, क्या मध्य प्रदेश ने किया, और अभी बड़ी तेजी से यहां भी देखिए क्या है, एक अलग प्रकार का है अध्ययन आप करेंगे तो। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र। क्यों कर रहा है? उसने केवल कल्टीवेशन नहीं किया, सर्टिफिकेशन भी शुरू किया, प्रोसेसिंग भी किया। मध्य प्रदेश सर्टिफिकेशन में सबसे पीछे है। ऑर्गेनिक होने के बाद भी इनऑर्गेनिक के भाव में उसके ज्यादा प्रोड्यूस बिक रहे हैं। तो ऐसी तमाम एंगल्स को इस अभियान में सपोर्ट सिस्टम के नाते हमें अपने जो रोजगार सृजन केंद्र होंगे उसमें इन चीजों की जानकारी, डाटा, क्योंकि मोटिवेशन अगर कहीं करना है, हैंड होल्डिंग करना है,
तो केवल सीधे सीधे योजना और बाकी छोटी मोटी चीजों से नहीं होगी। हमें स्टार्टअप, इनोवेशन, सपोर्ट सिस्टम, फंडिंग, मार्केट, स्केलिंग, मार्केट प्लेटफॉर्म, ऐसी सारी चीजें जो है उसका हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से जो भी इनपुट मिलता है उस इनपुट को स्टेट में एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम के माध्यम से सभी जिला के जो रोजगार केंद्र होंगे उसको भेजिए। भारत अभियान स्टार्टअप, उद्यमिता और नौकरी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की एक पहल है जो चाहती है कि 2030 तक हमारे देश का हर युवा रोजगार उन्मुख हो जाए, और साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाए। जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी तो 10% से ज़्यादा है नहीं, और विभिन्न क्षेत्रों में भी जो युवा वर्ग अभी आगे बढ़ गया, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की कमी होती है। साथ ही वो स्वतंत्रता भी वहाँ नहीं होती है। लेकिन जब हम कोई रोजगार प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में ये विचार रहता है कि हम तो बढ़े ही, साथ में हमारे जो भी कामगार हों, जो भी साथी हैं, उनका भी घर चलेगा। वैसे 10-12 लोगों को भी हम रखते हैं अगर, तो हमारे साथ साथ उन सब की भी काम में वृद्धि होती है, जानकारी होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम कोई स्टार्टअप करते हैं शुरू, तो बहुत सारे इसी के कर्मचारी जो वहाँ काम करते होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोजगार शुरू करते हैं और फिर से सिलसिला चलता है कि वहाँ भी 2-4-5 लोगों को रोजगार मिल जाता है। इस योजना का मतलब मुख्य उद्देश्य नौकरी चाहने वालों के बीच समन्वय और सहकारिता गतिशीलता को बढ़ाना है, यानी रोजगार का सृजन करना है। हमें रोजगार देने वाला होना है। अभी जो इस सत्र में हमें हमारे वक्ताओं ने बताया जिस तरह से हमारे कि किस तरह हम रोजगार शुरू कर सकते हैं और कितनी मेहनत से एकदम नीचे काम का जब शुरुआत होती है तो निराशा होती है, लेकिन अगर हमें धैर्य है और हम नई टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा रोजगार फलित होगा ही। और इसके लिए वोकल फॉर लोकल भी बहुत बड़ी शक्ति होगी हमारी, क्योंकि हम जब मुंह से कहीं भी प्रचार करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को। हमारे झारखंड में जमशेदपुर में या सरायकेला क्षेत्र में भी ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो बहुत ही उत्तम चीज़ों का निर्माण, उत्पादन उनका बहुत उत्तम है, लेकिन सरकारी सहायता न मिलने के कारण या पूंजी की कुछ कमी के कारण उनका काम बहुत विकसित नहीं हो पाता है। तो अभी जैसे उदाहरण स्वरूप मनोज सिन्हा जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने एकदम छोटे स्तर से अपने रोजगार को शुरू किया और आज वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं और उनके द्वारा समाज किस तरह से पूर्णकालिक कार्यकर्ता अपने जैसी सूचना मिली कि सभी जिलों में जिला रोजगार सृजन केंद्र खुल गया, कम से कम एक और कहीं कहीं वो भी खुला है। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता कितने उपस्थित हैं? आप रामगढ़ जिला रोजगार सृजन केंद्र के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कितना समय लेते हैं प्रत्येक दिन? अच्छा, आप सप्ताह में 3 दिन अभी दे रहे हैं। हजारीबाग से हूँ, रामजी कुशवाहा मेरा नाम बोलो। मैं अभी प्रारंभ किया हूँ पूर्णकालिक के लिए, और इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में दिखाने के लिए टेढ़ी लोकसभा पूर्णकालिक था। सेल तो नहीं है, सेल अगर बोलिएगा तो ये देखिए इसमें